हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स और मैथ्स बाबा। जैसा कि आप सबने देखा था कि प्रीवियस हमने मैथ्स के कुछ वीडियोस डाले थे। इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर मेरा मेन मोटिव है, मेरा मेन जो मुझे टारगेट करना है वो हिंदी मीडियम के छात्रों को टारगेट करना है जिनको किसी वजह से, लॉकडाउन की वजह से और किसी वजह से एक अच्छी बेहतर सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है रिलेटेड टू एजुकेशन। सो यही हैशटैग है हमारा, शिक्षा सबके लिए, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। सो इसी के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, 12th के जितने भी फिजिक्स के टॉपिक है, भौतिक विज्ञान के जितने भी टॉपिक्स हैं, उसको 1 बाय 1 प्रॉपर तरीके से अच्छे से विजुअलाइज करते हुए, मतलब समझते हुए कि कैसे कैसे उसका रियल मीनिंग क्या होता है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो समझते हुए हम इस डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पे समझने वाले हैं। अच्छा, मेन जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा मेन टारगेट जो है हिंदी मीडियम है। क्योंकि मैंने कहीं ऐसा देखा कि यूट्यूब पे हिंदी मीडियम वालों के लिए इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए कुछ एक अच्छा कंटेंट प्रिपेयर किया जाए। तो यही मेरा इस मेन चैनल का मोटिव है कि हर गांव तक, हर शहर तक, हर बच्चे तक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। ठीक है, अब हम क्या जो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर वो है स्थिर वैद्युत की। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो कि 12th क्लास में है, जिनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, गांव में है, अच्छी पढ़ाई उनको नहीं मिल पा रही है, तो आप उन सबके साथ इसको शेयर करें। आपका एक शेयर शायद किसी की जिंदगी बदल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत की। देखिए, नाम से समझ आ रहा है क्या, स्थिर मतलब रेस्ट में, मतलब अगर कोई वस्तु रेस्ट में, जैसे मारकर अभी इसके ऊपर कोई बल कुछ भी नहीं लग रहा है, कोई मोशन नहीं कर रही, इसके अंदर कोई गति नहीं है, तो क्या है, स्थिर है। उसके बाद वैद्युत की का यहाँ पे मतलब है विद्युत से। अब विद्युत धारा से हो या विद्युत से, तो विद्युत किसकी वजह से उत्पन्न होती है, आवेशों की वजह से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जिसके बारे में बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं आवेशों के बारे में, कि एक ऐसे आवेश जो कि क्या हो, स्थिर हो। तो इसका मतलब सीधा सीधा ही निकल के आया, स्थिर मतलब तो स्थिर ही है, यानी रेस्ट है, और यहाँ पे वैद्युतिकी का मतलब है आवेश से। तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं स्थिर आवेश के बारे में, कि उसके क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, इससे पहले उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे चलते हैं, और हिस्ट्री से भी पहले समझते हैं कि यह चीज़ हमने सबसे पहले स्टार्ट कब की थी। जब हम 6-7 में थे तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करते थे, या बचपन में भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते थे, और अभी भी करते हैं। जब हम सूखे बालों में अपने कंघे को रगड़ते हैं और उसको कागज़ के पास लेके आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि वो उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली ऐसा ही हुआ कि जब आपने किन्हीं दो वस्तु को आपस में घिसा, रगड़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आवेशों का आदान प्रदान हुआ। बस फिजिक्स की लैंग्वेज में, भौतिक विज्ञान की भाषा के अंदर इनको बोलते हैं आवेश, कि आवेशों का कुछ क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। उस आदान प्रदान की वजह से क्या हुई, एक वस्तु धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित हो गई, और वो एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने आकर्षित करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा एक आपने स्केल वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जिसमें स्केल को हम बालों में रब करते थे, घिसते थे, और उसके बाद उसको कागज़ के पीसेस के पास में लेके जाते थे, तो भी क्या होता था, वो एक दूसरे को आकर्षित करती थी। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले ग्रीक का एक अपन दार्शनिक आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो दार्शनिक क्या जगह जगह जाएंगे और अपनी कुछ थ्योरी देंगे, तो उसने भी एक थ्योरी दी। उस साइंटिस्ट का नाम था, ग्रीक के उस साइंटिस्ट का नाम था थेल्स। देखिए, थेल्स के बारे में आप ऑलरेडी बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं। थेल्स के बारे में आप क्लास 10th के अंदर थेल्स की प्रमेय पढ़ चुके होंगे, जो उसने दी थी, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो इसने बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी करी थी। एक्चुअली हम उस टाइम कुछ हम बोल सकते हैं कुछ वैज्ञानिक तथ्य नहीं थे, कुछ चीज़ें नहीं थी जिससे उसको हम एक्सप्लेन कर सके, बता सके, समझा सके। तो हमने कुछ ऐसी रैंडम से एक्सपेरिमेंट करे, कुछ प्रयोग करे, और उसके बाद कुछ निष्कर्षों पर निकले। तो इसने क्या करा, इसने एक पत्थर होता है, उसको हम बोलते हैं एम्बर। उस पत्थर को हम बोलते हैं एम्बर। अब ये क्या होता है, जैसे आपने वो देखी होगी एक मूवी हमारी जुरासिक पार्क, उसके अंदर आपने देखा होगा एक छोटा सा मच्छर था, उस मच्छर के चारों तरफ कुछ गोंद जैसा लग गया था, वही होता है एम्बर। ठीक है, वैसे ही कुछ सब्सटेंस होता है। यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा कि एम्बर क्या होता है, और साथ के साथ आपने थेल्स की फोटो भी देखी होगी कि थेल्स कुछ इस तरीके के दिखते थे, और साथ के साथ जो एम्बर है वो कुछ इस तरीके की वस्तु है। तो उसने क्या करा, इस एम्बर को वुल के साथ यानी ऊन के साथ रगड़ा, तो उसने देखा कि क्या हुआ यार, ये तो एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। तो वो बड़ा ताज्जुब में पड़ गया। तो उसने क्या बोला कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा तो है जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर ले। पहला वैज्ञानिक प्रयोग यही था, जब उस थेल्स ने एम्बर के साथ क्या करा,
एक ऊन की वस्तु को रगड़ा तो उसने देखा कि वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरीके से और एक्सपेरिमेंट भी आपने ऑब्जर्व किए होंगे, जब हम प्लास्टिक की रॉड को या कांच की रॉड को, उनकी छड़ों को जब हम किससे रगड़ते हैं, जब हम किसी भी सूत की वस्तु से रगड़ते हैं तो उसके बाद या फिर क्या बोलते हैं, जो फर होता है, फर क्या होता है, कुछ नहीं, जो भेड़ की छाल होती है जो ऊपर से जिसके अपन कपड़े पहनते हैं, उसको जब हम उसके साथ जब हम एम्बर को रगड़ते हैं, ठीक है, एम्बर को रगड़ते हैं या फिर हम एबोनाइट की रॉड को रगड़ते हैं। अब ये एबोनाइट क्या होता है, एबोनाइट भी एक प्रकार का रबर होता है, जो पेड़ों से हमको रबर मिलता है, बस उसी को वॉल्केनाइज कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं, पास ले आते हैं काफ़ी, और उसको काफ़ी थिक सा मोटा सा बना देते हैं, और उसकी रॉड जो है उसको जब हम किसी भी फर से रगड़ते हैं, फर मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि भेड़ की छाल या बिल्ली की छाल कुछ भी हो सकती है, उससे जब हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद हम देखते हैं कि एक वस्तु जो है वो धनावेशित हो गई और दूसरी वस्तु क्या हो गई, ऋणावेशित। तो जब हम इस एबोनाइट की रॉड को किसके साथ रगड़ रहे हैं, इसको अपन रगड़ रहे हैं बिल्ली के फर के साथ। जैसा मैंने आपको बताया फर क्या होता है, बिल्ली की छाल या फिर भेड़ की छाल जो होती है, जब इसको आपस में अपन रगड़ते हैं, एक दूसरे से घिसते हैं इस तरीके से, तो ये कैसी हो जाती है, ये ऋणावेशित हो जाती है, और ये कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। सिर्फ अभी एक एक्सपेरिमेंट अपन ने करा, हमने क्या करा, एक प्रयोग के अंदर एक एबोनाइट की छड़ को फर से अच्छे से रगड़ा तो हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैंने क्या किया, मैंने एक कांच की रॉड को या फिर ग्लास की रॉड को किसके साथ रगड़ा, मैंने उसको रगड़ा सूत के कपड़े के साथ, तो मैं ये देखता हूं कि इस केस में ये जो है आपकी धनावेशित और ये ऋणावेशित, और वापस एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब एक्सपेरिमेंट क्या, ये प्रयोग सब क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको रगड़ने से कुछ तो ऐसा हुआ है, किन्हीं चीज़ों का तो आदान प्रदान हुआ है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ये एक्चुअली किस वजह से हो रहा है, उनके मध्य आवेशों के आदान प्रदान के कारण से हो रहा है। इसमें एबोनाइट की जो छड़ है वो आपको पिक्चर में भी दिख रही होगी कि एबोनाइट की छड़ जो है वो कैसी दिखती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एबोनाइट क्या है, आपका जो रबर जो होता है उसको वॉल्केनाइज करते हैं, उसके बाद उसको कंडेंस करते हैं, पास लेकर आते हैं और उसकी रॉड बनाते हैं। इसका बहुत सारी जगह यूज़ होता है। ठीक है, उसके ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। सो हमने जब एबोनाइट को फर से रगड़ा या फिर हमने कांच की छड़ को सूत के कपड़े से रगड़ा, तो हम देख रहे हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। हमने जो घर में एक्सपेरिमेंट करे वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो वो सब क्यों हो रहा है, वो सब हो रहा है उनके मध्य आवेशों के आदान प्रदान के कारण से। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आवेश होता क्या है। देखिए, इसमें एक बहुत गंदी सी बुकिश लैंग्वेज लिखी हुई है। पहले हम अपने इसको पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये बोल क्या रहा है, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में उसको फील करते हैं थोड़ा कि आवेश क्या होता है। ये लिखा है किसी द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है कोई पदार्थ, जैसा आप सबने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसको अपन द्रव्य बोलते हैं। द्रव नहीं है, द्रव्य है ये। द्रव से जुड़ी वह अदिश राशि है जो विद्युत अथवा चुंबकत्व के गुण को प्रदर्शित करती है। अब जैसा कि एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको आवेश बहुत आसानी से समझ आएगा। अगर मेरे पास एक स्पंज है, उसको मैं पानी में डाल के बाहर निकालता हूँ। अब स्पंज के ऊपर पानी, उस स्पंज ने क्या करा, पानी को अवशोषित कर लिया। तो अब जो पानी है वो उस द्रव्य के ऊपर चिपक गया। तो यही चीज हमने यहाँ पे बोली कि एक द्रव्य है, द्रव्य की से जुड़ी हुई एक ऐसी अदिश राशि, मतलब हम बोल सकते हैं उसका एक ऐसा गुणधर्म है जिसकी वजह से वो दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उनको प्रतिकर्षित कर रही है। और आकर्षित प्रतिकर्षित किनकी वजह से कर रही होगी, उनके अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसकी वजह से। तो हम सिंपल सी डेफिनेशन ऐसी बोल सकते हैं, किसी द्रव्य से जुड़ी हुई वह अदिश राशि जो किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, वो क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। ठीक है, लोअर क्लासेस में आपने आवेश 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 वर्ड बहुत बार सुना होगा। आगे जाके भी अपन जब स्थिर विद्युत के आगे जब विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आवेश गति करते हैं, तो वहाँ पे भी सबसे पहली चीज जो आएगी वो आएगी आवेश। सो इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी कि आवेश क्या होता है। फिर फील कराने की कोशिश करता हूँ। आपने एक जैसा मैंने आपको बोला कि एक स्पंज लिया, उसको पानी में डाला और बाहर निकाला, तो अब पानी जो है उसके ऊपर चिपक गया है, उसने उसको अवशोषित कर लिया स्पंज ने उसको। तो स्पंज को आप समझ लीजिए द्रव और उस पानी को समझ लीजिए आप आवेश। तो पानी इसके अंदर है। इसी तरीके से एक द्रव है, जैसे कि ये मार्कर है, अगर मैं इसको रगड़ूंगा किसी चीज़ से, फिर पेपर के पास लेके जाऊंगा तो वो उसको आकर्षित करेगी। सो इस द्रव्य के अंदर ऐसा कोई गुणधर्म आ गया है, एक ऐसा सदिश
अब फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको अपन ने अदिश राशि नाम दे दिया। अदिश राशि क्या हो सकती है? एक ऐसा गुणधर्म है बस ऐसा इसका जिसकी वजह से दूसरे को क्या करेगा, ये आवेशित करने की कोशिश करेगा, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, आवेश बोल रहे हैं। ठीक है, अब आवेश जैसा मैंने आपको पहले लिखवा दिया है कि एक अदिश राशि मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ इसका परिमाण होगा। आपने पढ़ा होगा सदिश राशि क्या होती है और अदिश, जिसका सिर्फ परिमाण हो वो अदिश, जिसके अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो वो क्या हो जाती है, सदिश। चलिए, तो आवेश के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया कि एक अदिश राशि, अगर इसके मात्रक के बारे में बात किया जाए तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं C से। अगर मैं आपको बोलूं कि एक कूलाम को डिफाइन करके बताओ, एक कूलाम को परिभाषित करके बताओ, तो आपने लोअर क्लासेस में 10वीं कक्षा के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I = Q/T, जहाँ पे Q आवेश था, T समय था और I जो था वो विद्युत धारा थी। ये आपकी विद्युत धारा थी, ये आपका आवेश था और ये आपका समय था। तो यहाँ से अगर आप आवेश को निकालने की कोशिश करोगे तो Q = हमारे पास कितना आ जाएगा, I/T। सो अगर आपको एक कूलाम को परिभाषित करना तो आप क्या बोलोगे, किसी भी चालक में 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें आवेशों की संख्या कितनी होगी, 1 कूलाम। सिंपल सी डेफिनेशन है। जब आपको एक कूलाम को डिफाइन करना तो सारी चीज़ों को 1 कर दीजिए, धारा 1 एम्पियर हो जाएगी और समय भी कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। सो सिंपल सी डेफिनेशन, अगर एक कूलाम अगर हमको डिफाइन करना है, बताना है, परिभाषित करना है, तो अगर किसी भी चालक में से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका मतलब उसका जो आवेश है उसके अंदर वो कितना होगा, 1 कूलाम। चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आवेशों के प्रकार, तो आवेश जो है कितने प्रकार के होंगे, पढ़ा होगा आपने बचपन में, 2 प्रकार के होते हैं आवेश, एक धनावेश और एक ऋणावेश। इसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में और इस ऋणावेश को हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। देखिए, नाम में 2 चीज़ें छुपी हुई है, धन प्लस आवेश से बना हुआ है ये, तो धन मतलब पॉजिटिव और आवेश मतलब चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, धनावेश। जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव आवेश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणावेश। अच्छा, धनावेश को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, मतलब धनावेश होता किस में, तो धनावेश किस में होता है, धनावेश होता है प्रोटॉन में। प्रोटॉन धनावेश को होल्ड करते हैं, वो उनके पास धनावेश होता है। और ऋणावेश को होल्ड कौन करता है, ऋणावेश किसके पास होता है, ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास। ये हम एटम में चले गए, यानी हम जो छोटे छोटे एटम पढ़कर आए हैं, अणु पढ़कर आए हैं, अणु के अंदर परमाणु पढ़कर आए हैं, तो परमाणु के अंदर हमने पढ़ा है नाभिक। नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कहलाते हैं, चक्कर। प्रोटॉन पे धनावेश होता था, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता था और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता था। तो आवेश 2 प्रकार के हो गए, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश जो कि कौन होल्ड करने का काम करता है, किसके पास होते हैं धनावेश, प्रोटॉन के पास होते हैं। ऋणावेश किसके पास होते हैं, ऋणावेश होते हैं इलेक्ट्रॉन के पास। एक प्रोटॉन के पास कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन के पास आवेश होता है प्लस में 1.6 यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन के पास माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, ये आप ना समझे कि अभी मैंने आपको बोला कि आवेश जो है एक सदिश राशि है, तो फिर मैंने इसके आगे प्लस और माइनस क्यों लगाया। ये प्लस माइनस हम सिर्फ इसको इंडिकेट करने के लिए लगा रहे हैं कि ये एक धनावेश है और ये क्या है, ऋणावेश है। ठीक है, सो हमें पता पड़ गया कि एक प्रोटॉन के ऊपर इतना आवेश होता है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना आवेश होता है। सो आपको ये चीज़ स्पेशली लर्न करनी पड़ेगी कि एक प्रोटॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। प्रोटॉन के केस में वो प्लस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के केस में वो माइनस हो जाएगा। आई थिंक सो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, आगे इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसके एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। सो देखते हैं। चलिए, सो कुछ छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या किया, हमने ग्लास की रॉड ली, यानी कांच की एक छड़ ली। जैसा मैंने आपको बताया कि कांच की छड़ को हम सूत के कपड़े से जब रगड़ते हैं तो कैसी हो जाती है, वो धनावेशित हो जाती है। तो जब इस कांच की रॉड को हमने सूत के कपड़े से रगड़ लिया तो ये कैसी हो गई, धनावेशित। ठीक है,
क्यों हो गई, कैसे हो गई, धनावेशित ही क्यों हुई, सूत का कपड़ा ऋणावेशित ही क्यों हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमको सिर्फ इतना समझना है कि जब हमने इस कांच की छड़ को या प्लास्टिक की छड़ को, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, उसको जब आप सूत के कपड़े से रगड़ते हैं तो कैसे हो जाती है, धनावेशित। जबकि एबोनाइट को जब हम फर से रगड़ते हैं तो वो कैसे हो जाती है, ऋणावेशित। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ कांच की रॉड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कांच की छड़ पे। इसको हम क्या करेंगे, एक धागे से बांध देंगे। ठीक है, धागा लिया, उससे इसको बांध के इस तरीके से हम किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर, यानी किसी भी दृढ़ वस्तु के ऊपर इसको इस तरीके से टांग देंगे। जैसे मैंने क्या करा, ये मार्कर लिया, इसके ऊपर धागे से उस कांच की छड़ को लटका दिया। ठीक है, ईजिली, ताकि आराम से मूव कर सके। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैं उसके पास एक और कांच की छड़ लेके गया जिसके साथ मैंने सेम चीज़ करी। उसको भी मैंने सूत के कपड़े से रगड़ा और उसके ऊपर भी ऑब्वियस ही बात है कैसे आवेश आए होंगे, उसके ऊपर भी कैसे धनावेश आए होंगे। तो जैसे ही मैं इन दोनों को पास पास में लेके जाता हूँ तो मैं देखता हूँ एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर दूर फेंकते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें दो कांच की छड़ों को, ये दोनों के दोनों कैसी छड़ें हैं, दोनों के दोनों कांच की छड़ें हैं और दोनों के दोनों आवेशित हैं, आवेशित कांच की छड़ें। तो जैसे हम इनको पास पास लेके जाएंगे तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हम इस बार लेंगे एबोनाइट की छड़ को, और एबोनाइट की छड़ को जैसे मैंने आपको बताया किससे रब कराना है, किससे रगड़ना है, किससे घर्षित करना है, आपस में एक फर से, यानी कैट की स्किन हो सकती है, मतलब बिल्ली की छाल हो सकती है, खाल हो सकती है, या फिर आपकी भेड़ की खाल हो सकती है। जब उसको हम रगड़ेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया वो कैसी हो जाएगी, वो ऋणावेशित हो जाएगी। उसको भी इस तरीके से हमने लटका दिया। तो उसके ऊपर और एक और मैंने रॉड ली, उसको भी, वो भी एबोनाइट की है। ऑब्वियसली बात है, जब मैं दोनों को रगड़ूंगा और पास पास लेकर आऊँगा, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव आवेश आ गए हैं, ऋणावेश आ गए, और उस पर भी कैसे आवेश आ गए, ऋणावेश, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, इस बार वापस प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये किसकी रॉड है, किसकी छड़ें हैं, ये छड़ें हमारे पास एबोनाइट की। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने भी कांच की छड़ें ली, दोनों समान थी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, ये भी एक दूसरे को कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है, एबोनाइट की छड़ें। एक लास्ट एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करने वाले हैं। इस बार हम एक लेंगे कांच की छड़ को और एक लेंगे हम एबोनाइट की छड़ को। कुछ किसी भी को भी एक लटका दीजिए और किसी को भी उसके पास लेकर आइए। तो लेट से हम बोलते हैं कि कांच की छड़ को हमने लटका दिया है और एबोनाइट की छड़ को हम इसके पास में लेके आते हैं। जैसे ही लेकर आएंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, जब हम कांच की छड़ को या एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो या तो वो धनावेशित हो जाती है या तो वो ऋणावेशित हो जाती है। तो जब हम उसको किसी दूसरी छड़ के पास में लेके जाते हैं तो या तो वो उसको आकर्षित करेगी या तो वो उसको प्रतिकर्षित करेगी। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो ऊपर वाली छड़े किसकी छड़े, ये कांच की छड़े, आवेशित कांच की छड़े, और ये किसकी छड़े, ये एबोनाइट की छड़े। तो जब हमने दोनों को पास पास लेके गए तो क्या हुआ, जब दोनों को पास पास लेके गए तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला? इस प्रयोग से निष्कर्ष निकला पहला, किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें आवेशों का आदान प्रदान होता है। अब आवेश भी कौन से? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं लेकिन प्रोटॉन गति नहीं कर सकते हैं। तो जब आप किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। समझे आप? जैसे मैंने ये सूत का कपड़ा लिया था, ये सूत था आपका, और ये आपकी कांच की रॉड यानी कांच की छड़। तो जब आप इसको आपस में रगड़ते हैं एक दूसरे से तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप मार करके इधर आ जाते हैं, यानी यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन जंप मार करके क्या आ गए, इधर आ गए। अब क्या हो गया भाई, कोई भी वस्तु जो है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। मतलब कोई भी वस्तु पूरी तरीके से उदासीन होती है। तो जैसे आपने एक दूसरे को रगड़ा तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करा, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन
निकल के किस में चले गए, इसमें चले गए। जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है, उसके पास ऋणावेश होता है, तो जब अपन ने इसको रगड़ा तो रगड़ने से क्या हो गया, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया, अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन आ गया पहले कंपैरिजन में, तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ गया, इसके ऊपर ऋणावेश आ गया। जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ऑब्वियस ही बात है ना भाई, सब समझे आप। जैसे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, इसके पास लेट से 12 इलेक्ट्रॉन है और लेट से 12 ही इसके पास प्रोटॉन है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सपोज 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें से किसके पास चले जाते हैं, इसके पास चले जाते हैं। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, इसके पास सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया, उदासीन कर दिया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, इसलिए कैसी हो गई, ऋणावेशित। मतलब इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, जो ऋणावेश था, वो क्या था, ज़्यादा था एज कम्पेयर टू धनावेश, इसलिए कैसी चार्ज हो गई, ऋणावेशित हो गई। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को निरस्त कर दिया, 2 प्रोटॉन इसके पास फिर भी रह गए, वो 2 प्रोटॉन की वजह से ही कैसी चार्ज हो गई, पूरी तरीके से धनावेशित हो गई। सो इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जब हम 2 वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की वजह से जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कैसी हो जाती है, वो हो जाती है हमेशा धनावेशित, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो है घुस जाते हैं, आ जाते हैं, भाई इसने इसको एंट्री दे दी ना, इसने एंट्री दे दी तो ये कैसा हो गया, वो गया ऋणावेशित। इतनी बात आई थिंक तो आपको समझ आ गई होगी। आप ऐसा समझे तो क्लास है, इस क्लास में सपोज 12 बच्चे बैठे हैं, दोनों के पास अलग अलग कलर की टी शर्ट है, मतलब 12 ने ग्रीन कलर की और 12 ने ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है, यहाँ पे भी 10 ने ग्रीन की और 10 ने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है। अब 2 ग्रीन वाले उठ के इधर आ जाते हैं तो इसमें ग्रीन वालों की संख्या बढ़ जाएगी, और इसमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे तो बाकी जो ब्लू वाले उनकी संख्या बड़ी नहीं है, लेकिन दूसरे के कंपैरिजन में वो ज़्यादा हो गई, इसलिए वो कैसा हो गया, धनावेशित। आई थिंक सो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि कुछ वस्तुओं को घर्षित करने पर, एक दूसरे से रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो हमें पता कैसे पड़ेगा कि किस वस्तु को रगड़ने पर वो धनावेशित हो जाती है और किस वस्तु को रगड़ने पर वो ऋणावेशित हो जाती है, तो वो हमको देखना है। तो देखते हैं हम कि कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे कहीं ना कहीं काम आ सकता है। तो ये वो वस्तु हैं जो कि धनावेशित होने वाली है, और यहाँ पे हम वो वस्तुएं लिखेंगे जो कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। सो अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, कांच को और सूत के कपड़े को रगड़ा, तो कौन धनावेशित हुआ, कांच, और ऋणावेशित कौन हुआ, सूत का कपड़ा। तो पहला लिख देते हैं हम कांच और यहाँ पे सूत का कपड़ा। फिर हमने किसको रगड़ा, फिर हमने रगड़ा एबोनाइट को। तो एबोनाइट कैसी हो गई थी, वो हो गई थी ऋणावेशित, और हमारा जो उसके साथ फर था वो कैसा हो गया था, धनावेशित। ठीक है। अच्छा, कांच की जगह आप प्लास्टिक की छड़ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सो इतनी आपको क्लियर हो गई होगी बात, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे कुछ आएगा नहीं। आएगा तो आपको मैं नोट्स के अंदर लिख के दे दूंगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स मिलेंगे उसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो इस लेक्चर के लिए आप यहीं पे हम इस लेक्चर को ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे की और आगे बातें करेंगे कि आवेशों के अंदर कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बेसिकली हमारा मेन टारगेट जो है वो आपके बोर्ड को क्रैक करना है, और साथ के साथ कंपटीशन की कुछ क्वेश्चंस भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते चलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नीचे आपको जो लाइक का बटन दिख रहा है उसके ऊपर ज़रूर से उसके ऊपर लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। जो भी आपके कमेंट्स हैं, अगर आपको वीडियो में कुछ बुरा लग रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसके अंदर उसको कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद।